इस एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा था गुलाम वंश, तो आज हम अध्ययन करेंगे दो लोगों का, वो मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। यानी जब रजिया के बाद में बहराम शाह गद्दी पर बैठा, बहराम शाह को गद्दी से हटा करके तुर्क एक चहलगानी यानी चालीसा दल ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया। वो भी चालीसा दल का ही सबसे कमज़ोर व्यक्ति था जिसको गद्दी सौंपी गई। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा गया है, नसरुद्दीन महमूद को, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले जब बहराम शाह ने क्या किया, बहराम शाह की हत्या, जब बहराम शाह की जो हत्या है वो कर दी गई, तो फिर जो गद्दी पर जो बैठा वो बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, आपका तो ये क्रम पूछा गया था अभी लेटेस्ट एग्जाम में। और इसका जो शासन था 1242 से लेकर के 1246 तक। महत्वपूर्ण बात है क्या कि इसका जो समय था वो 4 साल रहा, और इन 4 साल में इसको जो सारी शक्ति का जो प्रयोग है वो तुर्क ए चहलगानी ने किया। तुर्क ए चहलगानी अर्थात कौन सा था ये चालीसा दल था। यानी चालीसा, इसके समय पर चालीसा दल के हाथों में सत्ता का केंद्र रहा, सत्ता की शक्ति रही। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसने क्या क्या कार्य किए। तो महत्वपूर्ण कोई कार्य इसके समय नहीं है। हाँ, ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि इसने बलबन जो था, बलबन को अमीर ए हाजिब बनाया। अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब की पोस्ट दी। और इसके समय जो सबसे शक्तिशाली जो वजीर था, जो चहलगानी दल का सदस्य था, मुहाबुजुद्दीन, मुहाबुजुद्दीन, यानी इसके 2 ही पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। इसका वजीर कौन था और बलबन ने इसके समय शक्ति में कौन सा पद हासिल किया था शक्ति के साथ में, तो अमीर ए हाजिब है। अब इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, तब गद्दी पर बैठा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, और इसका जो शासन है वो 1246 यानी 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत सिंपल, बहुत साधारण जीवन जीता था। धार्मिक और आध्यात्मिक ये व्यक्ति था, और मार काट में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। इसका जो नसरुद्दीन महमूद है, इसका जो राज्यारोहण है वो 27 मई 1246 को हुआ। और इसका अक्सर पूछा जाता है, अगर आप यूजीसी हिस्ट्री से हैं या पीजीटी टीजीटी में है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका जो राज्यारोहण हुआ वो हरे राजमहल में हुआ। हरे राजमहल, उसका नाम हरे राजमहल है, जिसको हम कैसर ए संज भी कहते हैं। कैसर ए संज भी कहते हैं। ये हो गया। अब देखो, चूँकि ये आचरण से बहुत 5 वक्त नमाजी था, बहुत सिंपल साधारण जीवन जीता था, और ये कुरान की नकल करता था। कुरान की नकल करता था, और वो प्रतियों को ये क्या कर बेच करके अपना घर चलाता था। साथ ही ये जो अपनी जो नमाजी जो टोपी पहनते हैं उसको बुनता था। मतलब बहुत सिंपल, आध्यात्मिक रूप से बहुत सिंपल साधारण ये व्यक्ति था। इसीलिए इसे सुलेखक यानी कहा जाता है कि सबसे सुलेखक, अच्छा लेखन वाला सुल्तान कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद। इसके समय दिल्ली में एक काजी था और उसका नाम था मिनहाज उस सिराज, जो कि मिनहाज उस सिराज ये क्या है, ये राइटर भी है उस सिराज। इसने एक पुस्तक लिखी और लिखी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी
ये जो पुस्तक है इसने समर्पित की है किसको? नसरुद्दीन महमूद को इसने ये पुस्तक समर्पित की है। और इस पुस्तक में ये दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान किसको कहता है? नसरुद्दीन महमूद को कहता है। यानी दिल्ली का आदर्श सुल्तान, आदर्श सुल्तान किसको कहता है? ये आदर्श सुल्तान ये कहता है नसरुद्दीन महमूद को। इसी के समय बलबन की ताकत बढ़ती है। 1249 में बलबन ने क्या किया? अपनी बेटी की जो शादी है, जो बेटी की शादी किससे कर दी? नसरुद्दीन महमूद से कर दी, नसरुद्दीन महमूद से कर दी। अब जो बलबन है यहाँ पर ताकतवर हो जाएगा और उसको नायब ए मुमलकात, नायब ए मुमलकात, ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है किसने पोस्ट दी थी? नायब ए मुमलकात जो पोस्ट है ये बलबन को मिली और ये बहुत महत्वपूर्ण था। सुल्तान का संरक्षक था और जितने भी 40 दल थे वो इसी के अधीन कार्य करते थे, इसकी शक्ति को मानते थे। बलबन ने इस स्थिति को बहुत फ़ायदा उठाया, अपने महत्वपूर्ण पदों पर रिश्तेदारों को बैठा दिया। अब यहाँ उलूग खां, उलूग खां यानी ये जो पदवी थी ये बलबन को दी थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या कर दी? उलूग खां की उपाधि थी। इस तरह से बलबन के हाथों में बहुत शक्ति आ गई और वो एक तरह से वो वजीर की हैसियत से काम करता था, लेकिन रियलिटी में वो सुल्तान, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के कार्य करता था। अब इसी समय एक दरबार में रेहान जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम था, हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम हुआ था, इसका जो गुट बहुत हावी हो गया और बलबन के और प्रतिद्वंदी थे वो थे किसलू खां और कुतुलुग खां। कुतुलुग खान ये क्या थे? बलबन के विरोधी थे। फलस्वरूप एक साजिश हुई और नसरुद्दीन महमूद का जो नसरुद्दीन महमूद से बलबन की चुगली कर दी गई और बलबन को फिर दिल्ली से कहाँ भेज दिया गया? नसरुद्दीन महमूद ने झांसी, यानी दिल्ली की राजनीति से बाहर करके। और बलबन बहुत चतुर था, उसने बहुत आसानी से जो सुल्तान थी उसकी बात को माना और चुपचाप झांसी चला आया। फिर झांसी से ट्रांसफ़र कर दिया नागौर और कोई प्रतिरोध बलबन के द्वारा नहीं किया। फलस्वरूप कुछ समय के बाद में इस षड्यंत्र का पता चला किसको? नसरुद्दीन महमूद को, और उसने दिल्ली में वापस बलबन को बुला लिया। अब बलबन काफ़ी ताकतवर होकर वापसी आया और उसने सबसे पहले रेहान को दिल्ली से बाहर भेजा और बहराइच के आसपास उसकी हत्या करवा दी। रेहान को हम धर्मच्युत कहते हैं, धर्मच्युत व्यक्ति कहते हैं जो मध्यकालीन इतिहास में। दूसरा शांति का अपहरणकर्ता कहते हैं, शांति का अपहरणकर्ता सल्तनत काल में शांति का अपहरणकर्ता रेहान को कहा जाता है। जब इसकी मृत्यु हो गई और किसलू खां और कुतुलुग खां की भी मृत्यु हो जाती है, अब बलबन के जो प्रतिरोधी थे वो अब नहीं रहे और बलबन एक छत्र शासन करने लगा था अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए, अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पर जो 1265 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में बलबन ने सत्ता संभाली। अगले वीडियो में हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ में बलबन फिर उसके कैकूबात कैमूर्स के साथ गुलाम वंश की ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी। फिर उस गुलाम वंश से संबंधित जितनी भी क्विज हैं, जितने प्रश्न अब तक आयोग में पूछे गए हैं, मैं आपको वो कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए दीजिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से प्रचार प्रसार होता है और सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचती है। धन्यवाद।